हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम लोग आज इस सेशन में कवर करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं, साथ ही साथ कुछ नए प्रश्नों को भी हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेशन को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उससे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, जब इसे आप पूरा देख लीजिएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग ढेर सारे ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग कुछ नए प्रश्नों को भी कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम यानी कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 14/4/2023 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो देखिए, सम्राट अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जो थे ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये बौद्ध धर्म के संरक्षक नहीं थे, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और ये भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। तो सही आंसर 1, 2 एवं 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। तो देखिए, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो है यह हड़प्पा से पाई गई थी। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। और ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14/4/2010 को पूछा गया है। तो देखिए, कानपुर से नाना साहब बिल्कुल सही दिया गया है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। ग्वालियर से तात्या टोपे, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर के उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। तो ग्वालियर कहीं ना कहीं तात्या टोपे से भी संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी भी सही दिया गया है। इलाहाबाद कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने इलाहाबाद से नहीं, इन्होंने बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। देखिए फ्रेंड्स, आपको जानना सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि आखिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी। तो याद रखिएगा, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। मेरे भाई बहन, ये डेट आप ज़रूर याद रखेंगे, 23 मार्च 1931 को। कहाँ पर, तो लाहौर सेंट्रल जेल में इन लोगों को फांसी दी गई थी। और उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से, कर्नल स्लीमैन या कर्नल सलीमन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी सती प्रथा का भी इसने उन्मूलन किया था 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इसे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे पुरापाषाण युग में, पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और बिहार पुलिस के लिए हमने 50 से अधिक महत्वपूर्ण वीडियो को कवर किया हुआ है। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के सेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912, ये गठन किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। जो वहाँ के इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज पंचम थे, उन्हीं के द्वारा इसे 1912 में अपॉइंट किया गया था और 1915 में इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। इसका चेयरमैन जो था ये जॉर्ज, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसके चेयरमैन जो था वो जॉन पॉइंडर, यहाँ मैं लिखता हूँ जॉन पॉइंडर डिक्सन था। जॉन पॉइंडर डिक्सन इसका चेयरमैन था, ठीक है। और इसका नाम एक और था, लॉर्ड इस्लिंगटन भी इसका नाम था। तो कहीं कहीं लॉर्ड इस्लिंगटन भी आपको मिलेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जॉन पॉइंडर डिक्सन या लॉर्ड इस्लिंगटन, ठीक है। और इसके सदस्य पूछा गया है कौन नहीं था, तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो देखिए सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है मोहनजोदाड़ो का जो विशाल अनागार है, इसी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ये कहाँ पर दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिया था श्रावस्ती में। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल 14/4/2010 को पूछा गया है। किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था, तो ये शासक कौन था, तो ये शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जो है जैन धर्म का दीक्षा लिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया पहला उपदेश इन्होंने जो है कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। और आखिरी उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो आखिरी उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद होगा कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। इसमें से देखिए कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। अच्छा, प्रश्न अगर इस तरह से पूछता कि इनमें से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब भारत में है, तो पंजाब भारत में जो है फ्रेंड्स ये रोपड़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पंजाब दिया गया है, तो पाकिस्तान वाला भी पंजाब को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो राइट आंसर इसका देख लेंगे क्या हो जाएगा। तीनों ऑप्शन देख लीजिए, चौथा ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ये चौथा ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा, रहमानदेड़ी, सरायखोला और जलीलपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर खाली स्थान दिया गया है, तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। वेद 4 हैं, चारों वेद का यहाँ पर नाम दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो है इसमें से ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। याद रखिएगा 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 इसमें सूक्त हैं, ठीक है। 1028 सूक्त हैं। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं, तो ऋचाएँ 10,462 ऋचाएँ हैं, 462 ऋचाएँ हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार है ये, और इसकी मांग की गई थी कराची अधिवेशन 1931 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था। तो अभी मैंने बताया कि ये वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य।
सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जिसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने 3 सेट कवर कर लिया है। एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप आगे कंटिन्यू सेट को देखेंगे। रोज़ सेट जो है उपलब्ध आपको करवाया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए, इसमें से कौन सा मंत्र जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका अथर्ववेद हो जाएगा। देखिए, याद रखिएगा, अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, विवाह, प्रेम, इन सब विषयों से संबंध मंत्र का वर्णन है। उसके बाद देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे ये गौतम थे। ठीक है, गौतम थे। अच्छा, चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक चार्वाक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उसके बाद बात करें तो सांख्य दर्शन के कपिल थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के बादरायन थे। और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद थे। कनाद या उलुक। ठीक है, कनाद या उलुक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 1/5/2010 को यह प्रश्न पूछा गया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। कर्नल अलकाट का भी नाम आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैडम ब्लावत्स्की दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का जन्म जो है याद रखेंगे, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज इनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम जो था ये सुदोधन था। सुदोधन था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम माया देवी था। यहाँ पर देखिए, माया देवी राइट आंसर हो जाएगा। इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माया देवी राइट आंसर हो जाएगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो ये उपकरण गंडासा था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? तो बुद्ध चरितम लिखा था किसने? तो ये लिखा था अश्वघोष ने। किसने लिखा था फ्रेंड्स? अश्वघोष ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष। अच्छा, नागार्जुन जो है, नागार्जुन ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा है, माध्यमिक सूत्र, और इसी में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कर लेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक देख सकते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो राजा सवाई जयसिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है यह कहाँ पर बिताई थी? तो इन्होंने यह वैशाली में बिताई थी। कहाँ पर बिताई थी फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, वैशाली में। ठीक है, वैशाली राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली ध्यान रखिएगा, वैशाली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैशाली के वेदौलिया गांव में, यहाँ मैं लिखता हूँ वैशाली के वेदौलिया में। याद रखिएगा, कहीं जगह का नाम पूछ लिया जाए आपसे। और इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित, तो देखिए इसमें से त्रिपिटक ये बौद्धों का है। गुरु ग्रंथ साहिब तो आपको याद ही है, सिखों का है। तोरा हो जाएगा, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखिए जैन अवस्था, यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, खाली स्थान दिया गया है के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। लेकिन बाद में ये भूभाग पर भी कब्जा करने लगे और बाद में पूरी तरह से हिंदुस्तान पर इन्होंने कब्जा कर लिया। चलिए, आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। इनको ज्ञान जो है
कहाँ पर? बोध गया में प्राप्त हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? जातक जो है ये बौद्धों का एक ग्रंथ है और जातक में जो है गौतम बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये मुगल सेनापति जो था ये कौन था? तो ये मुगल सेनापति जो था ये मीर जुमला था। कौन था? मीर जुमला था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का आखिरी सम्राट कौन था? अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था ये घनानंद था। घनानंद की हत्या किसने किया था? मतलब इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से और मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम मार्ग का। किसका? मध्यम मार्ग का। देखिए, पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत, उसके बाद ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, इन सब की रचना किसने किया है? तो कालिदास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपका कहा जाता था। ठीक है, चलिए, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, और ये बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर के समय से थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। उसके बाद देखिए, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है मुगल के नाम से। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार के पुत्र जो थे ये सम्राट अशोक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। भारत का विजय अभियान इसने स्टार्ट किया था और सबसे पहले ये जो है यह सिंधु नदी को पार किया था, सिंधु नदी को। उसके बाद चलिए, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? वल्लभाचार्य भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ठीक है, तो राइट आंसर श्री कृष्ण हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? देखिए, एक तरफ बादशाह दिया गया, दूसरी तरफ विदेशी यात्री दिया गया है। तो अकबर के समय में विलियम हॉकिंस नहीं आता। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये आए थे जहांगीर के समय में। ठीक है, अब्दुल रजाक जो आया था, अब्दुल रजाक किसके समय में आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, संगम वंश के ये राजा थे देवराय द्वितीय, उन्हीं के शासनकाल में आया था। और औरंगजेब के समय मनुष्य आया था, ये सही दिया गया है। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? मेगास्थनीज की पुस्तक जो है ये इंडिका है। इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक वानभट्ट है। मालविकी अग्निमित्रम अभी मैंने आपको बताया कालिदास, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, तृतीय बौद्ध परिषद यानी कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो पहला अजातशत्रु के समय में, कहाँ पर? तो राजगृह में। दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में। तीसरा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में। और चौथा कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो देखिए, वर्धन वंश की राजधानी जो थी ये थानेश्वर थी। राजधानी कहाँ पर थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर से राजधानी कन्नौज लेकर के गया हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का सत्ता का जो केंद्र था शासनकाल में, सत्ता का केंद्र ये कन्नौज था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक इंडिका है। चलिए, यहाँ पर मिलान करना है। एक तरफ जो है यहाँ पर देखिए
ये नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इनकी पत्नी का नाम दिया गया है। देशबंधु चित्तरंजन दास की पत्नी का नाम क्या था? तो वसंती देवी था। लाला लाजपत राय की पत्नी का नाम राधा देवी था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था। और मोतीलाल नेहरू की पत्नी का नाम जो था ये स्वरूप रानी था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी में दिया गया है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अभी मैंने आपको बताया कि सेल्यूकस निकटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? यानी कि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यह लिपि कौन सी है? यह लिपि खरोष्टी है। अच्छा, बाएं से दाएं कौन सी लिपि लिखी जाती थी? बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसी में अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने, और ये प्रथम भारतीय महिला थी। अगर केवल भारतीय महिला पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष महिला कौन थी? तो ये कौन थी? एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमें खाली स्थान दिया गया है, प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मौर्य प्रशासन के बारे में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो यह शासक पाल वंश का संस्थापक गोपाल ही था। खाली स्थान दिया गया, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिएगा कि रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो यह औरंगजेब की मृत्यु के समय बना था। 58 नंबर देखिए, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1897 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है ये बेलूर में है। बेलूर मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने ही किया था, बेलूर मठ का स्थापना। चलिए, उसके बाद देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? किन नदियों के बीच स्थित था? बताइए। तो तक्षशिला जो था ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में। तो सिंधु और झेलम राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के जो राजकवि थे ये कौन थे? तो वानभट्ट थे। हर्षचरित की रचना इन्होंने किया है वानभट्ट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, याद रखिएगा। हेन संग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि विश्वविद्यालय के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? अच्छा, आपको याद होगा कि विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये किसके समय पारित किया गया था? तो 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, गुप्त काल। उसके बाद देखिए स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ये बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। कब? डेट भी आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, 7 अगस्त 1905 को। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई है? नागानंद की रचना बताइए। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसको लिखा है हर्षवर्धन ने, ठीक है, याद रखिएगा। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता जो है यह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, और इसमें जो है नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और इसी अधिवेशन में गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे और उनको चंपारण आने का न्योता दिया था। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम रखा था गंगईकोंड चोलपुरम? बताइए, यह शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, यह शासक जो था ये राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था। चलिए, चोल वंश का शासक
राजेंद्र प्रथम था। अगला प्रश्न है हमारा, किनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अच्छा, कुमारगुप्त ने एक उपाधि धारण किया था, इस उपाधि का नाम है महेंद्रादित्य। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, विक्रमादित्य का तो आपको पता है, ठीक है। महेंद्रादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? कुमारगुप्त। अच्छा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? जरा कमेंट करके बता दीजिए। चलिए, उसके बाद देखिए, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन सा तत्व इसमें से विद्यमान नहीं था? तो देखिए, इसमें से विशिष्ट मूर्ति पूजा ये उस समय उपलब्ध नहीं था। चलिए, उसके बाद देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? कविराज किसको कहा गया है? तो कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो था ये बीना बजाता था, बीना बजाने में ये दक्ष था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, यानी कि यहाँ आपको क्रम बताना है। चलिए, क्रम बताइएगा। तो सबसे पहले वारन हेस्टिंग्स, फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर डलहौजी और फिर वेलेजली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये कहाँ पर किया करता था? तो देखिए, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। महामोक्ष परिषद, यहाँ मैं लिखता हूँ महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है, महामोक्ष परिषद। और हेंसवांग ने जो छठा समारोह हुआ था, छठवां समारोह, इसी में हेंसवांग ने हिस्सा लिया था, हेंसवांग सम्मिलित हुआ था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? हर्षचरित लिखा है किसने? तो वान भट्ट ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न हमारा कि यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अग्रमीज धनानंद को, ठीक है, याद रखिएगा। अग्रमीज और जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो अभी मैंने बताया था राजधानी को थानेश्वर से लेकर के कन्नौज गया था। ये कहाँ पर? कन्नौज गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध राइट आंसर हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। चलिए, जैन धर्म के ऋषभदेव थे। चलिए, उसके बाद देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को बीना वादक के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने बताया था बीना कौन बजाता था, बीना बजाने में दक्ष समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसवी सन, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का पतन जो है ये हुनों के आक्रमण के कारण हो गया था, ठीक है। पाल वंश का पहला राजा कौन था? तो ये गोपाल था, पाल वंश का संस्थापक। चलिए, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रकूटों से। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। और आपको याद होगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। चलिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है सती प्रथा का अंत जो है किसने किया था? तो सती प्रथा विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था, देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल फायरमैन 25/11/2018 में प्रश्न पूछा गया है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिएगा कि पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे? तो ये व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि की अष्टाध्यायी आपको याद होगा, अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की अष्टाध्यायी, ठीक है, ये पहली पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, ये किया था किसने, बताइए? ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि, ठीक है, उपाधि बना लीजिएगा, आदि वराह थी?
आदि बराह की उपाधि किसने धारण किया था प्रतिहार शासकों में से? तो ये किया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष, जिसको कि त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट थे। ठीक है, चोल इसमें नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है अंतिम रूप से प्रतिहारों को सफलता मिली थी। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ऑप्शन यहाँ पर है और बाकी देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से स्थानीय स्वशासन था चोलों का महत्वपूर्ण योगदान इसमें। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये जयदेव हैं। ठीक है, जयदेव राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? अभी मैंने पूछा भी था आपसे, प्रश्न आ भी गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, और महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण किया था, जैसे मैंने आपको बताया है। महान प्रतिहार राजा कौन था? तो इसमें से मिहिर भोज था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, मुगल शासन प्रणाली में जो थी मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? अभी मैंने आपको बताया है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह मध्य प्रदेश में है। निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक इसमें से कौन सा नहीं था, बताइए। तो ये कनिष्क नहीं था। बाकी देखिए शिशुनाग, बिंदुसार, ये घनानंद थे, कनिष्क नहीं था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये सोमनाथ पर इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, सबसे चर्चित आक्रमण है 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीमदेव प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सर्वाधिक मनसबदार जो थे ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर चलिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। और इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही से दिया है? अगर 80+ आंसर आपने सही सही दे दिया है तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। सारनाथ का लैंड कैपिटल किस शासक से संबंधित है? फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा। ये अशोक से संबंधित है।